जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को ख़त्म करने वाले हैं। अल्टरनेटिंग करंट में जो बचा हुआ जितना भी बातें हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करके इसको ख़त्म कर लेंगे। देखो, पिछले क्लास तक हम लोगों ने जितने भी अल्टरनेटिंग सर्किट में जो एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं, डेट मीन्स कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी आप कंपोनेंट जोड़ते हैं और जिन जिन तरीकों से जोड़ते हैं, दो का कॉम्बिनेशन, तीन का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो इक्वेशन आया था वो 7 आया था, जिसमें पहला जो था वो रजिस्टर था, रजिस्टेंस उसके पास था। दूसरा जो था उसमें अगर कैपेसिटर की बात करो तो उसमें कैपेसिटिव रजिस्टेंस था। उसका रियल में अगर देखा जाए तो कोई रजिस्टर तो उसमें जोड़े नहीं है, लेकिन कैपेसिटिव रजिस्टेंस उसको बोलते हैं, वो अलग है। माने ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस का फॉर्म होता है वो तो उसमें रहता नहीं है। फिर उसके बाद इंडक्टिव रेजिस्टेंस था, इंडक्टर लगाए थे। फिर तो आपको याद होगा कि हम जब कंबाइन करके लिखे थे तो उसका रेजिस्टेंस यानी उसको इम्पेडेंस बोले थे, जो कि अलग अलग हुआ करता था। आज हम लोगों को सबसे पहले बात करना है पावर के बारे में। माने अल्टरनेटिंग सर्किट में अगर आप पावर की बात करते हैं तो पावर का डिस्कशन आप कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये होता है कि आपके पास दो इक्वेशन होता है। एक करंट का इक्वेशन, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा करंट का वैल्यू जो होता है वो होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज का वैल्यू होता है वो होता है हमारा वी जीरो साइन ओमेगा टी। अगर आप चाहें ना तो वी जीरो को आप यानी वोल्टेज को जो है ना ईएमएफ के रूप में भी आप लिख सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। इसको आप तब्दील कर सकते हैं ई ऐसे करके ई जीरो साइन ओमेगा टी, इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है ना वो फाई है। मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि करंट का जो एंगल होगा उससे फाई एंगल ज्यादा आपका इसका मिलेगा, वोल्टेज का। माने दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको बोलते थे हम कलांतर, कला में अंतर। वो जो है मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। अगर मान लो कोई बोले कि फेज डिफरेंस नहीं होता तो फाई का मान जीरो कर लेंगे। फाई का मान जीरो कर लेंगे, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हम बात जो कर रहे हैं वो जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल। और जो कुछ भी फार्मूला वगैरह हम आगे पावर के लिए निकालेंगे वो जनरल फार्मूला होगा। डेट मीन्स वो हर सर्किट के लिए हर तरीका से अप्लीकेबल होगा। अगर आपने एंगल को जीरो कर लिया, फेज डिफरेंस को जीरो कर लिया, तो वहां पर आप जीरो कर लेना, फाई का मान जीरो कर लेना, ठीक है। लेकिन हम एक फार्मूला लाना चाहते हैं, चलिए तो फार्मूला हम लाना चाहते हैं। फार्मूला में क्या लाना चाहते हैं, तो पावर का फार्मूला हम लाना चाहते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं कि पावर का जो फार्मूला है उसको अगर हम कैलकुलेट भी करें इन डाटा के द्वारा, तो चूंकि ये करंट और वोल्टेज जो है ये तात्क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस करंट है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फार्मूला है ये। क्योंकि ये बार बार तो चेंज कर रहा है ना, तो हम लोग इसमें किसी भी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर हम बात करेंगे, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे, तो उस पार्टिकुलर टाइम पर जो भी करंट मिलेगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। क्योंकि थोड़ा सा भी समय इधर उधर हुआ तो फिर चेंज हो जाएगा वैल्यू। तो इसीलिए हमारे पास जो करंट है वो करंट या वोल्टेज जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है या इंस्टेंटेनियस करंट है। अच्छा, इस फॉर्मूला से अगर हम पावर को निकालना चाहते हैं तो जो पावर आएगा वो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा। दैट मीन्स चूंकि हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला जो होता है वो वी आई होता है। वोल्टेज और करंट दिया रहे तो वो आपका ये आएगा। इसीलिए आपका ये जो पावर आएगा ना, ये पावर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर होगा। इसीलिए इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि तात्क्षणिक, तात्क्षणिक शक्ति। अगर ये हम निकालना चाहे तो तात्क्षणिक शक्ति कितना होगा भाई, तात्क्षणिक शक्ति यानी इंस्टेंटेनियस पावर, भी का मान यहां से उठा दीजिए और आई का मान यहां से उठा के रख दीजिए। तो भी का मान है वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और आई का मान है आई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, वी जीरो और आई जीरो को तो आप एक साथ कर लो, सही है।
हम इसको साइन ए प्लस बी पर तोड़ सकते हैं, साइन ए प्लस बी वाले फार्मूला पे। तो अगर हम इसको साइन ए प्लस बी पर तोड़ेंगे तो हमारा फार्मूला कहता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा ही तो चलता है। और साथ में आपका ये जो फंडा है ना, यहां से ये साइन ओमेगा टी, इसको आप यहां पर उठा के रख दो, ये तो रहेगा ही रहेगा, वो तो पहले से पड़ा हुआ था। तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन को जो है तोड़ सकते हैं, इस तरह से हम इक्वेशन को तोड़ सकते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा और इसको जो है ना सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। देखिए, क्योंकि हमको जो पावर मिलेगा ये एक तरह से इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो V0 और I0 ये तो आपका वैसे ही रहेगा। एक काम कर लेते हैं ना हम यहाँ से, हमारा ये जो, अच्छा ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये इसको तोड़ मरोड़ करके हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला? तो जी नहीं, हमको चाहिए एवरेज वैल्यू का, एवरेज वैल्यू पावर का एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। जो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर है इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा जो टोटल जो पावर का वैल्यू होता है वो पावर हमारा निकल के बाहर चलाएगा। और वैसे भी अगर आपने ये कैलकुलेट करके टोटल अगर आप वर्क डन या फिर टोटल पावर अगर आप निकाल लेते हैं, माने टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करके, तो भी आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये होता है मेरा कि अगर आप यहाँ से ऐसे करते हो कि ये जो हमारे पास टर्म आया है तो पावर का फार्मूला को हम तब्दील कर सकते हैं ऐसे, चलो हम कर ही देते हैं, उसी तरीका से हम मेथड से आपके सामने रख देते हैं। पावर का फार्मूला क्या हम ये लिख सकते हैं dw बट्टा dt, ये भी तो तात्क्षणिक पावर का ही फार्मूला था। इंस्टेंटेनियस पावर का जो फार्मूला था वो भी तो यही था, है ना। और अगर हम लोग एवरेज पावर निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन और बट्टा टोटल टाइम। तो बेसिकली एक चक्र, एक सर्किल, एक जो पूरा चक्कर चलता है एसी करंट का, उसके लिए हमको चाहिए तो टोटल टाइम जो एक चक्र के लिए होता है वो टी होता है। तो हम एक काम करते हैं क्योंकि पावर का फार्मूला dw बट्टा dt होता है, इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला यही तो होता है। हम इसको माने इस फार्मूला को सॉल्व करके या इस इक्वेशन को सॉल्व करके w का मान निकाल लेते हैं 0 से t तक में, माने t टाइम तक में कितना वर्क डन होगा वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क डन हो गया, और बट्टा टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एवरेज पावर दे देगा, है ना। वर्क डन बट्टा टाइम को हम पावर बोलते हैं, तो हम उससे निकाल लेंगे। तो पहले क्या करो ना कि इंस्टेंटेनियस पावर का फंडा लगा करके W आप निकाल लो, और चूंकि इससे आपका इंस्टेंटेनियस पावर ही निकलेगा, एवरेज पावर डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो हम यहाँ से इस वैल्यू को उठा करके थोड़ा जो सिंप्लीफाई किए इसको रखते हैं। चलिए रखिए यहाँ पर, देखिए क्या होता है। इसको अगर आप रखोगे तो चलो यहाँ से V0 I0 ये तो ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा, अंदर जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के अंदर जाएगा, तो गौर करना यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई ये तो बनाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस फाई इसके साथ था, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आप यहाँ पर लिखिएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस 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 फाई इंटू, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, कॉस सॉरी साइन फाई। इसमें जो आया था वो क्या आया था, साइन फाई ये आया। हमको वर्क डन चाहिए, ठीक है, ताकि एवरेज पावर निकालने में ये हमको हेल्प करे। तो बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लो। dt, अगर गौर करो हम ये dt को अंदर ले चलते हैं तो हमें ये पूरा टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप गौर कीजिएगा, टाइम इसमें भी है, टाइम इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारे पास जो प्लस टर्म है, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो एक बार ये पूरे टर्म का आप इंटीग्रेशन करोगे, एक बार ये पूरे टर्म का आप इंटीग्रेशन करोगे, तो इस पूरे टर्म में आपका कॉस फाई कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। फाई याद कीजिए ये कलांतर है वो कांस्टेंट होगा, उसको आप बाहर कर लो। ई वाला पोर्शन में अगर गौर करोगे तो साइन फाई बाहर हो जाएगा, लेकिन आपका यहां से साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दोनों रहेगा, क्योंकि दोनों में टाइम है, वेरिएबल दोनों है, तो इसका इंटीग्रेशन करना ही थोड़ा सा मुश्किल है। फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका भी इंटीग्रेशन करना मुश्किल है।
तो हम यहाँ से जो भी डाटा हमको देखने को मिलेगा उसको हम बदलेंगे। एक काम कर लेते हैं ना कि हमारे पास ये जो टर्म आया है, चूंकि हमको इंटीग्रेट करना है तो dt को हम उधर ले चलते हैं। dt जो है हम उसको उधर ले चलते हैं। तो यहाँ से v0 i0 जो आपका है वो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस ये जैसे है उसको आप वैसे ही उतार दो। साइन ओमेगा टी जैसे है वैसे ही आप उतार दो इसको, कॉस ओमेगा टी और साथ में कॉस, सॉरी बार बार कॉस लिखा जा रहा है, साइन फाई, और इस बॉक्स को बंद करो और dt से मल्टीप्लाई करो। अब इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। यहां पर ये बात हम लोग लिखेंगे, यहां पर ये बात लिखेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, दोनों और समाकलन, समाकलन करने पर, दोनों ओर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, दोनों ओर समाकलन करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि वर्क डन टोटल निकल जाएगा। तो देखिए दोनों ओर समाकलन करने के लिए यहां पर आपके पास जो एक साइड में जो था dw, इसका इधर इंटीग्रेशन कर दो, और दूसरे साइड जो था उसमें था आपका v0 i0, और बॉक्स के अंदर कौन कौन था, तो बॉक्स के अंदर था आपका यहां से साइन स्क्वायर फाई, सॉरी फाई नहीं था यहां पर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, और साथ में यहां से कॉस फाई था, ठीक है, प्लस उसके बाद का जो टर्म था उस टर्म में आपका था साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और साथ में साइन फाई, और ये डी टी, इसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से टी तक, माने एक चक्कर के लिए टी तक। टाइम पीरियड जो कितना लेना है, टाइम तक लेना है, तो टाइम एक पीरियड का कितना होता है टी, और वर्क डन जो आएगा 0 से लेकर के डब्ल्यू तक आएगा। तो जाहिर सी बात है वर्क डन का वैल्यू तो डब्ल्यू आ जाएगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, 0 से टी, 0 से डब्ल्यू तक इंटीग्रेट करोगे तो आपका ये वैल्यू डब्ल्यू देगा। चलो एक बात, अब इसमें अगर गौर करोगे तो पहली बात तो v0 i0 ये तो परमानेंट कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो आप इसमें से कॉस फाई को बाहर कर लो, ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर आप लिख दो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, और इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से टी तक, क्योंकि 2 को फिर बाहर कर लोगे आप तो एक बार 1 और एक बार कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें आपका क्या होगा कि इंटीग्रेशन के दरमियान ये आपका साइन फाई जो है बाहर हो जाएगा, यहां से ये जो है ये बाहर हो जाएगा। और अगर आप इसको इंटीग्रेट डायरेक्ट करोगे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहे तो इसको फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, हमारे ख्याल से यही आना चाहिए। देख लीजिए एक बार, ये 0 से लेकर के टी तक, ये भी तुम्हारा 0 से लेकर के टी तक। अगर गौर करो तो हमारा जो साइन, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। साइन 2a या 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, यही फॉर्मूला होता है। अगर इस 2 को उधर फेंको तो बट्टा में 2 आ जाएगा, हमारे ख्याल से वही फॉर्मूला है, देख लीजिए सही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे फायदा ये होगा ना कि इंटीग्रेशन करना आसान होगा, बदल दिए हैं, जैसे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का ये फॉर्मूला होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ये फॉर्मूला होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला हम उठा करके रखे हैं, ये फॉर्मूला में बदलना हमारा मजबूरी था। अगर इसमें नहीं बदलेंगे तो फिर इंटीग्रेशन नहीं होगा, और हमको किसी भी कीमत पर वर्क डन चाहिए। पूरा एक चक्कर के लिए कितना वर्क डन होगा ये निकालना है। क्यों निकालना है, ताकि हमको एवरेज पावर जो है ना वो बाहर निकल जाए, ठीक है, एवरेज पावर हम निकालना चाहते हैं। तो जरा याद कीजिए, ये जो तरीका है ये तरीका बड़ा सिंपल है, ये पहले भी हमारे ख्याल से किसी कैलकुलेशन में इस्तेमाल हम किए होंगे। आप इसको जो है अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इजी तरीका से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो बाहर है उसको तो बाहर रखिए इंटीग्रेशन से, देखिए इसमें 2 बाहर हो जाएगा। तो पहली बात तो यहां से आपका cos 5/2 बाहर हो गया,
अब इसमें गौर कीजिएगा, एक बार 1 का इंटीग्रेशन होगा dt के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे dt कर लीजिए 0 से लेकर के t तक, माइनस है तो माइनस, और एक बार इंटीग्रेशन इसका होगा जिसको आप बोलते हैं cos 2 ओमेगा t इंटू डी टी, ये भी आपका 0 से t तक इंटीग्रेट करेगा, इसको भी बंद कर दो, प्लस ये साइन जो है, ये साइन फाई तो आपका रहेगा ही, साथ में इसका अपना 2 भी बाहर कर लेगा, और इसका इंटीग्रेशन जो आप कीजिएगा तो इसमें आपका तो साइन 2 ओमेगा टी है इंटू डी टी डायरेक्ट रहेगा 0 से लेकर t तक, और बॉक्स को बंद करो। अब आपका काम थोड़ा और आसान हो गया, अब आ गया पूरा फॉर्मूला पर, अब केवल सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई हम कर दिए इक्वेशन को। इसमें आपका cos फाई ये तो रहेगा बट्टा में 2, गौर करो तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है, ये इंटीग्रेशन इसका t होता है, और 0 से t तक वैल्यू रखोगे तो स्वाभाविक बात है डायरेक्ट हम इसका वैल्यू कैपिटल T रख देते हैं डायरेक्ट, सही है, ये समझ जाओगे आप। dt का इंटीग्रेशन t होता है, और वैल्यू 0 से लेकर के t तक अगर रखोगे एक बार t माइनस 0, यानी कि टोटल वैल्यू फिर से आपका क्या आएगा, t आएगा, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू उठा करके रख दिए, इसका इंटीग्रेशन करके इसका वैल्यू t। चलिए इसको आप इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर इसको देखोगे तो ये cos 2 ओमेगा t है, तो cos 2, cos का जो होता है इंटीग्रेशन होता है क्या, cos का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो साइन देगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन आएगा, तो आपका ये जो अंदर में जो आएगा ये आएगा साइन, ठीक ना, यहां कर लेते हैं, इसका जो आएगा साइन, और 2 ओमेगा टी है तो 2 ओमेगा टी करो, टाइम का जो कॉफिशिएंट होता है ना उससे इसको डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रल टर्म के रूप में, माने इंटीग्रेशन जो होता है उसके बाद आपको ये करना पड़ता है, तो ये आपका जो है बट्टा में 2 ओमेगा टी आ जाएगा, और 0 से लेकर के t तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है ये ब्रैकेट बंद कर दो, फिर प्लस, यहां गौर करो तो यहां पर आपका साइन फाई अपॉन 2 आएगा, फिर इसके इंटीग्रेशन में आप आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन चूंकि ये साइन 2 ओमेगा टी है, तो इसका आपका आ जाएगा कॉस, माइनस में माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और अपॉन 2 ओमेगा जो कि टाइम का कॉफिशिएंट का है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, और 0 से लेकर के t तक, ये इसके पीछे का कहानी है। चलिए अब चूंकि ओमेगा का वैल्यू इससे पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, पहले भी इसका वैल्यू जो है हम आपके सामने रख चुके हैं 2 पाई अपॉन टी करके, ऐसा करके हम यही डाटा का इस्तेमाल अब डायरेक्ट उस पेज पर करते हैं, अगला जो पेज है उस पर हम करते हैं, ठीक ना, अगला जो पेज है इस पर हम डायरेक्ट आपको ये कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखिए वर्क डन बराबर जो आपका आया है इसमें V0 I0 तो आपका ये आया ही है, पहले आप इसको समझते चलना बढ़िया से। इधर जो आपका एक टर्म आया था, नया टर्म, वो था cos 5 बट्टा 2 आया था, और इसमें तो t आया ही था, और माइनस अगला जो टर्म था ना उस टर्म में आपका cos था, सॉरी cos नहीं, इसमें क्या था, साइन था, अगर गौर करो तो इसमें साइन था, तो t का मान एक बार जो है माने कैपिटल टी रखेंगे, स्मॉल टी का मान एक बार, और एक बार 0 रखेंगे, तो 0 जब रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, एक कहानी तो खत्म। t जब रखेंगे और ये 2 पाई बट्टा टी रखेंगे ओमेगा का मान, तो देखिए क्या आता है, ओमेगा का मान यहां पर रखेंगे, पहली बात पहला जो इसका वैल्यू रखेंगे ये इस वैल्यू में हम रखेंगे साइन 2 ओमेगा, ओमेगा का मान रखेंगे 2 पाई अपॉन टी, सही है, और इंटू टी, एक बार ये रखेंगे मान, और एक बार माइनस, इस स्मॉल टी के जगह पर एक बार टी और एक बार 0 रखेंगे, तो एक बार में आपका साइन 0 आएगा, और बट्टा में तो आपका 2 ओमेगा था ही, तो यहाँ पर 2 ओमेगा रहने दो, हालांकि यहाँ भी ओमेगा का मान 2 पाई बट्टा टी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन रहने तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाई देगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए साइन 4 पाई का मान 0 होता है, और साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो ये पूरे टर्म 0 हो गया, ये पूरे टर्म 0 हो गया, खत्म। अब यहाँ पर प्लस था, हालांकि प्लस के जगह पे माइनस भी आप कर सकते हो, क्योंकि ई वाला माइनस को अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो प्लस के साथ, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन 5 तो आपका बाहर है, साइन 5 बट्टा 2 बाहर है। अब फिर इसका भी वैल्यू आप रखो, फिर जो है ना आप इसका भी वैल्यू रखो यहाँ पर, तो गौर करना आपका यहाँ से माइनस साइन 5 बट्टा 2 बाहर है, ठीक है। अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई वाला टर्म था उस टर्म को हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, तो यहां पर आप लिखोगे ना, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा cos 2 ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, ओमेगा का मान रखेंगे हम लोग 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और एक बार 0 रखेंगे, तो एक बार में तो आपका cos 0 आ जाएगा,
और बट्टा में आपका इसके भी नीचे जो है 2 ओमेगा आया था, ये और ये कटेगा। तो cos 4 पाई का मान जो होता है वो 1 होता है, cos 4 पाई का मान 1 होता है और cos 0 का मान भी 1 होता है। तो 1 माइनस 1 फिर से 0, ये भी 0, ये भी 0। तो आप देखिए ये 0 वाला टर्म जो है पूरा खत्म, ये 0 है और 0 के साथ एक साथ मल्टीप्लाई करोगे ये भी खत्म। तो कुल मिलाकर के आपके पास W बराबर देखिए क्या बचा, V0 I0 और इसमें बचा आपका cos 5/2 और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर t बचेगा, ये पूरा टर्म 0 तो -0 हो गया, तो बॉक्स को बंद करो। फिर यहाँ पर माइनस ई पूरा टर्म 0 तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0 होगा, इस बॉक्स को भी बंद करो। तो केवल हमारा ये t जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और W बराबर हमारे पास क्या बचेगा, V0 I0 cos 5/2 इंटू टी। ये हमारा टोटल वर्क डन का वैल्यू आएगा। जब एक चक्र एक फुल साइकिल के लिए बात करेंगे तो टोटल जो हमारा वर्क डन आएगा वो टोटल वर्क डन ये आएगा। एक फुल साइकिल के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो टोटल वर्क डन आएगा वो ये आएगा। अच्छा, अब इसी पेज में थोड़ा सा हम आपको बात बता दें कि अगर हमको एवरेज पावर चाहिए तो एवरेज पावर का मतलब यहाँ पर होता है ट्रू एवरेज पावर, इसको हिंदी में जो है ना यथार्थ औसत शक्ति भी बोलते हैं। तो बेसिकली एवरेज पावर का मतलब ये होता है, एवरेज पावर का मतलब होता है टोटल वर्क डन और बट्टा टोटल टाइम। तो बेसिकली टोटल वर्क डन कितना आया है वो तो आपके सामने है, यही आया है। और एक काम करते हैं, एक और पेज ही ले लेते हैं हम और उस पेज में ही डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक ना। इसका जो डिस्कशन है ना ये एक पेज में ही हम कर लेते हैं। चलो इधर हम कर लेते हैं। देखिए हमको चाहिए क्या चीज, ट्रू एवरेज पावर। इसको बोलते हैं हम लोग यथार्थ औसत शक्ति। यथार्थ औसत शक्ति ये हमको चाहिए। देखिए तो यथार्थ औसत शक्ति यानी एवरेज पावर बराबर जो आपका होता है टोटल वर्क डन और टोटल लगा टाइम। तो टोटल वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला तो अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इसको यथार्थ बोलते हैं, ये वास्तविक शक्ति है। तो इसका जो है टोटल वर्क डन आप रखिए, तो टोटल वर्क डन का वैल्यू आया था V0 I0 cos 5/2 और इंटू टी। और एक चक्कर में लगा टाइम, टोटल टाइम जो होता है वो भी टी होता है, तो ये टी और टी जो है कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला आएगा एवरेज पावर का ये आ जाएगा V0 I0/2 इंटू cos 5। ये हमारा जो है एवरेज पावर का फॉर्मूला है। इसी में आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो समीकरण है इस समीकरण को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा यहाँ पर V0/√2 और इंटू I0/√2 और इंटू cos 5। गौर करना आप इस बात को, हम 2 को ना √2 इंटू √2 के रूप में तोड़ दिए। इससे फायदा ये होगा कि इसका फॉर्मूला आपको बहुत पहला जो लेक्चर था बहुत शुरू में ही बताए थे, जो पहला लेक्चर था उसी में हमने बताया था, अल्टरनेटिंग करंट का पहला लेक्चर, उसमें हमने आपको ये बात बताया था कि √2 जो था बट्टा से यानी I0/√2 ये RMS करंट था और ये RMS वोल्टेज था। इसको आप आभासी वोल्टेज और आभासी करंट भी बोल सकते हैं, इसीलिए यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रू वैल्यू यथार्थ शक्ति, और उसको बोलेंगे आभासी। तो कुल मिलाकर के हम इसके जगह पर फॉर्मूला वो इस्तेमाल कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज, और यहां पर रखेंगे RMS करंट, और ये है आपका cos 5। तो cos 5 बेसिकली ये शक्ति गुणांक है। अगर देखो तो VI फिर से आ गया, तो VI का मतलब फिर से ये पावर का ही वैल्यू है, फिर से जो ये आप देख रहे हो ये भी आपका क्या है, पावर ही है। बस खाली याद रखना इसको वर्चुअल पावर आप बोलिएगा। वर्चुअल पावर का मतलब है ये आभासी शक्ति है और इंटू cos 5, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इसको आप क्या बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा आभासी
आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, और ये जो है ये वास्तविक शक्ति। तो बेसिकली कॉस फाई क्या है, कि कॉस फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाई जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, मतलब शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, ठीक ना, शक्ति गुणांक। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं शक्ति गुणांक। अब अगर मान लीजिए हम लोग फाई का मान 0 कर लेते हैं, फाई का मान अगर हम 0 कर लेते हैं तो सीधी बात है कि कॉस फाई का मान अगर आप 0 कर लेते हो तो वर्चुअल जो होगा वो एवरेज जो एक्चुअल होगा उसके बराबर होगा। मतलब कहने का सेंस ये होता है कि आपका शक्ति जो है ना 100% जितना दिए थे उतना माने आपको मिल रहा है इस तरह से। अच्छा, ऐसा रियल में तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ये बोल दें कि फाई का मान अगर 90 डिग्री हो, फाई का मान अगर 90 डिग्री हो तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो उस समय आपका जो एवरेज पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो जब एवरेज पावर 0 हो जाता है और उससे जो आप लाइन से बोलते हो ना कि जिस लाइन से हम करंट प्रवाहित किए लेकिन एवरेज पावर उसका 0 हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग वाटलेस करंट, वाटहीन धारा। और वाटहीन धारा पर याद रखिएगा फेज डिफरेंस, वोल्टेज और करंट का जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी कि 90 डिग्री जब तक हम लोग फेज डिफरेंस नहीं रखेंगे तब तक हमारा पावर का मान 0 नहीं होगा। तो ये आपका मेन फार्मूला है और यही आपका जो है रियल यथार्थ औसत शक्ति और आभासी औसत शक्ति, इन दोनों के बीच का जो फार्मूला है वो फार्मूला आपका यही है। ये बात आपको विशेष तौर पे याद रख लेने हैं। तो सबसे पहली बात तो पावर का जो फार्मूला है ये थोड़ा बड़ा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। ये पहला पेज था, इस पहले पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट लो, पावर हम लोग निकाल रहे हैं। ये दूसरा पेज है, दूसरा पेज का फिर आप स्क्रीनशॉट लो, ये दूसरा पेज का। फिर उसके बाद जो है आपका ये तीसरा पेज है, फिर चौथा में जो है हम अलग चले जाएंगे, ये तीसरा पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। चलो, फिर उसके बाद जो आपका है ये आपका चौथा पेज था, इसका स्क्रीनशॉट लो। और ये फार्मूला आपको डिराइव करने भी आना चाहिए, हो सकता है तो डेरिवेशन वगैरह भी कभी कभार पूछ देता है, ठीक ना। तो ये आपका रहा पावर का कहानी। अब बात करते हैं, एक हमारे पास सर्किट होता है जिसमें एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर यानी प्रेरक लगाते हैं, उसको एलसी सर्किट बोलते हैं। लेकिन उसका जो कुछ प्रक्रिया है कुछ इस प्रकार से होता है कि इसका नाम जो है ना एलसी ऑसिलेटर भी बोल दिया जाता है। एलसी ऑसिलेटर का मतलब दोलन करने वाला। और दरअसल ये जो है ना आपका करंट का जो है ना वो दोलन करवाता है, करंट का जो ये दोलन करवाता है। कैसे करवाता है उस पर हम बात करेंगे। और इसका मैथमेटिकल जो है ना हमसे पूछेगा कभी कभार कि अगर ये ऑसिलेशन कर रहा है, करंट गया आया गया आया गया आया, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, आवृत्ति कितना होगा, कितना माने गया आया इतना समय में आपको वो निकालना होता है। तो दरअसल आपको दो ही चीज दिया रहेगा, एक दिया रहेगा कि इसका कैपेसिटेंस C है, इसका इंडक्टेंस L है। तो बहुत सिंपल सा ये माने एक टॉपिक है जिसको हमें समझना है कि एक्चुअल में इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये हमसे निकलवाएगा। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं हम लोग ये 2 लीटर कैसे है, 2 लीटर है कैसे। देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि एक प्रेरक को जिसको इंडक्टर बोलते हैं उसको एक कैपेसिटर के साथ जोड़ दो और कैपेसिटर को आप चार्ज कर दो, चार्ज करके रखो। चार्ज करके जब आप इसको जोड़ दोगे ना तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं से तो आपका पॉजिटिव निगेटिव ये बनाएगा। तो आपका ये जो कैपेसिटर है धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होगा, चार्ज को भेजेगा, जिससे क्या होगा कि सर्किट में करंट चलेगा। तो किसी एक डायरेक्शन में करंट चलेगा, मान लेते हैं किस डायरेक्शन में करंट चला, ऐसे करंट चला। तो जब इसमें इस तरह से अगर करंट चलेगा, मान लेते हैं कि इस तरह से अगर इसमें करंट चला, तो धीरे धीरे करके आपका ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर जो है ना, ये जो चार्ज इसके पास जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे सारा का सारा चार्ज चला गया इसमें। तो इसका करंट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, चार्ज सबका सब चला गया, खत्म हो गया चार्ज। हालांकि कैपेसिटर तो एक ही बार में दे देता है, पूरा चार्ज गया, मैक्सिमम करंट हो गया, चार्ज इसका खत्म, इसका चार्ज जो है क्या हुआ, खत्म। तो जैसे ही इसमें जाएगा करंट तो स्वाभाविक बात है कि इसमें क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन होगा, स्वप्रेरण होगा। और स्वप्रेरण की वजह से हमारा इसके अंदर में जो एनर्जी जमा होगा वो कौन सा एनर्जी होगा, मैग्नेटिक। इसके अंदर जो जमा था एनर्जी कौन था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें जो एनर्जी जमा होगा वो आप पढ़े होंगे कि वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, उसमें जो सेल्फ इंडक्शन होगा उसमें रिवर्स होगा।
तो इसका मतलब ये होता है कि जब इसमें एनर्जी जमा होगा ना तो इससे फिर करंट प्रोड्यूस होगा, और वो जो करंट प्रोड्यूस होगा रिवर्स में होगा। इसका मतलब फिर से आपका ये जो कंडेंसर है अपोजिटली चार्ज हो जाएगा, उल्टा चार्ज हो जाएगा। तो जब ये अपोजिटली चार्ज हो जाएगा फिर से धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे इसका क्या होगा, वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक एनर्जी खत्म होते जाएगा। मतलब इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले मैग्नेटिक में कन्वर्ट होगा, फिर इसका मैग्नेटिक एनर्जी फिर इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसको उल्टा चार्ज कर देगा, है ना। तो अब बताइए फिर ये क्या करेगा, फिर जो ये अपना चार्ज है इस चार्ज को यानी इस करंट को फिर इसको वापस करेगा, यानी कि फिर धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होकर के मैग्नेटिक एनर्जी इसमें जमा होगा, फिर इसका मैग्नेटिक एनर्जी सेल्फ इंडक्शन करा करके फिर इसको करंट देगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये बार बार प्रक्रिया चलते रहेगा। माने एनर्जी जब तक लॉस नहीं होता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया इधर से उधर चलते रहेगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया है, माने इसको आप नाम देते हैं ऑसिलेटर, चूंकि ये दोलन कर रहा है, इधर से उधर ये दोलन कर रहा है। लेकिन इस दोलन के दरमियान आपने एक चीज नोटिस किया कि एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है, माने इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में जा रहा है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में जा रहा है। अगर हम दोनों एनर्जी की बात करें तो दोनों एनर्जी माने ओवरऑल एनर्जी जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि आप यहां पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोल दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी और प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि इंडक्टर में जो जमा ऊर्जा है उस ऊर्जा को मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। और अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो ऊर्जा जमा होता है उस ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, हाफ सी वी का स्क्वायर। सी माने कैपेसिटेंस, वी माने वोल्टेज। आप इसको वोल्टेज से चार्ज करोगे ना तो वो वोल्टेज वहां पर डाल दो। अच्छा, अब यहां से हम लोगों को करना यह है कि ये जो हमारा जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को चार्ज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं ना चार्ज वाला ही डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं, काहे इतना घुमाएंगे। क्यू स्क्वायर बट्टा 2C ये फार्मूला था अगर आपको याद हो, क्योंकि हमको चार्ज का ही इधर से उधर ट्रांसमिशन करवाना है जिसकी वजह से करंट चलेगा, तो करंट के फॉर्मेट में हमें सब कुछ चाहिए। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गया, यानी कैपेसिटर में जमा ऊर्जा हो गया। अच्छा, दूसरा मैग्नेटिक एनर्जी के लिए आपका फॉर्मूला था हाफ LI का स्क्वायर, और ये आपका जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू क्या आएगा, ये कांस्टेंट। इसमें बार बार बदल कौन रहा है, करंट, बार बार कौन चेंज कर रहा है, तो वो करंट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं ना इस फॉर्मूला को अगर आप चाहे तो चार्ज को माने चार्ज जो होता है वो चार्ज को भी तब्दील कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहां से फॉर्मूला जो है आपका माने जो वेरी करेगा उसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो डिफरेंशिएशन के दरमियान ये बात जो है विशेष तौर पर हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें जो है करंट बार बार चेंज करेगा, और करंट चेंज क्यों करेगा, क्योंकि इसका चार्ज बदलेगा, बार बार चार्ज बदलेगा। तो हम ऐसा करते हैं ना कि इसमें जो फॉर्मूला है इसमें हम जितना भी है या तो चार्ज के फॉर्मेट में या तो करंट के फॉर्मेट में हम इसको लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको करंट के फॉर्मेट में अगर हम चाहे तो करंट के फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो करंट के फॉर्मेट में मान लो हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, लिखते हैं, देखिए, और वो भी डिफरेंशियल टर्म में। ठीक है, डिफरेंशियल टर्म में अगर हम इसको लिख दे तो हमारे लिए ये जो है ज्यादा सुटेबल होगा। चलिए, तो एक काम करते हैं, यहां पर जो हमारे पास ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला आप देख रहे हो, इस फार्मूला को यहां से ये जो क्यू स्क्वायर है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हाफ को कॉमन करके उधर फेंक दो, तो यहां पे क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन सी प्लस यहां से बचेगा LI स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 2 इंटू कॉन्स्टेंट। ये जो टर्म है 2 इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक ना। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों साइड पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम तब्दील करेंगे। तो देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं इसको, ये जो फंडा है इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो ये बात लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष
दोनों ओर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो दोनों ओर अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखो पहली बात तो यहां से आपका जो है डी और ये जो है क्यू स्क्वायर अपॉन सी ये बनाएगा बट्टा डी टी, प्लस यहां पर अगर आप गौर करोगे तो ये आपका जो है डी आई स्क्वायर अपॉन डी टी, और इधर अगर डिफरेंशिएशन करते हो ना तो बेसिकली ये सब का सब तो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन बेसिकली आएगा ये आपका जीरो हो जाएगा। तो इसमें अब करना क्या है कि चूंकि ये तो आपका जीरो हो जाएगा और बाकियों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो अगले पेज पर हम आ जाते हैं। देखो यहां पर हमें करना यह है कि चूंकि एक जो पहला जो आपका था उसमें था क्यू स्क्वायर बट्टा सी, तो 1/c तो बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट था, ये बाहर हो जाएगा, और डी क्यू स्क्वायर बट्टा टी बचेगा डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा क्यू इंटू डी क्यू बट्टा डी टी। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का मेथड हम लगाए हैं यहाँ पर, इस तरह से आप इसको लिख दो, प्लस फिर अगला जो टर्म था अपने पास, अगला जो टर्म था उसमें एल आई स्क्वायर था, तो एल और आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे ना तो आई इंटू डी आई अपॉन डी टी इस रूप में ये टूट जाएगा, और ये बराबर आपका जीरो, क्योंकि उधर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। अच्छा एक काम और करते हैं, इसमें जैसे है उसको आप वैसे ही लिख दो, यहां से ये जो है क्यू बट्टा सी के रूप में लिख दो, और ये आपका डी क्यू बट्टा डी टी है, इसको इसी तरह से लिख दो प्लस एल। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा टर्म है इस टर्म को हम लोग डी क्यू अपॉन डी टी के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी के रूप में, आई बराबर ये होता है, तो आपका एक तो ये आएगा, और दूसरा जो है हम यहाँ पर आई के जगह पर यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं डी क्यू बट्टा डी टी, इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं बट्टा डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप गौर करोगे तो यहाँ से डी क्यू बट्टा डी टी कॉमन हो जाएगा, डी क्यू बट्टा डी टी कॉमन हो जाएगा, हम यहाँ से डी क्यू अपॉन डी टी इसको कॉमन कर लेते हैं, और साथ में इसमें से अगर हम, अच्छा चलो आगे एक बार और कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्यू बट्टा सी प्लस एल इंटू डी स्क्वायर, यहाँ से अगर गौर करोगे तो यहाँ पर बचेगा डी स्क्वायर, डी डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी, ये बचेगा और ये बराबर है जीरो, तो ये तो खैर उधर जाएगा तो पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा। तो आप गौर करना यहाँ से हमें मिलेगा क्या, इसमें से एल भी कॉमन कर लेते हैं, ई टर्म उधर चला गया जीरो, अब एल कॉमन करें, ध्यान से देखना, इसको पलट देते हैं, हमारे पास इधर क्या बचेगा, डी स्क्वायर क्यू बट्टा डी टी का होल स्क्वायर, डी टी का होल स्क्वायर, या डी टी स्क्वायर भी इसको पढ़ते हैं, तो आप यहां से क्या बोलेंगे, डी टी स्क्वायर प्लस, इसमें तो एल था नहीं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू अपॉन एल सी करना पड़ेगा, क्योंकि एल जब मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड नहीं करोगे तब तक आपका ये एल जो है रहेगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करोगे तो यही फिर से वापस चाहिए, तब ना इसको अंदर ले जाएंगे, एल एल कट जाएगा तो फिर वही वापस मिलेगा, ये बराबर जीरो। अब ये भी उधर चला गया तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन आएगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर और प्लस क्यू डिवाइड बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। इस रूप में समीकरण को लाने का मेन मकसद हमारा ये था कि आपने अभी देखा उदाहरण के जो हमने आपको डायग्राम बना करके दिखाया, उसमें हमने आपको ये बात बताया कि इसमें जब करंट चल रहा था, यानी कि करंट जो है कभी कैपेसिटर से इंडक्टर की तरफ, इंडक्टर से कैपेसिटर की तरफ चल रहा था, तो ये ऑसिलेट कर रहा था, इसका मतलब दोनों का जो एनर्जी आएगा वो एनर्जी का डिफरेंशियल टर्म अगर हम लिखना चाहे तो उसका डिफरेंशियल टर्म हमेशा एक ऑसिलेशन के समीकरण में आना चाहिए, माने एसएचएम का समीकरण होना चाहिए, क्योंकि एसएचएम का जो समीकरण होता है, एसएचएम का इक्वेशन ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो समीकरण होता है वो समीकरण आपका होता है वाई, या जो भी आप लगाना चाहो इक्वेशन में, आपका जो भी जिस रूप में भी लिखना चाहो, चलो हम एक्स के रूप में लिख दे रहे हैं, डी स्क्वायर एक्स बट्टा डी टी प्लस
ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इस रूप में हम लोग इस समीकरण को लिखते हैं, एसएचएम के इक्वेशन को। एक्स के रूप में लिखो, वाई के रूप में लिखो, जिस रूप में लिखना चाहो उस रूप में लिखो। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत इसका पैटर्न और उसका पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, केवल एक्स के जगह क्यू है तो क्यू रख दो आप। और यहां पर ओमेगा स्क्वायर के साथ अगर दोनों का कंपैरिजन करो, 1 इसको मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 का कंपैरिजन करते हैं तो आपका ओमेगा स्क्वायर के जगह पर आएगा 1/LC। गौर कीजिएगा आप यहाँ पे, क्योंकि पूरा डाटा जो है अगर इसको क्यू मानते हैं, एक्स को क्यू मानते हैं, क्यू से रिप्लेस करते हैं, तो जरा देखिएगा गौर से, इस एक्स के जगह पर भी आपका ये क्यू चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पर 1/LC आएगा, इसीलिए ओमेगा स्क्वायर का 1/LC। और ओमेगा का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 1/√LC आएगा। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया LC ऑसिलेटर का। अभी जो हम लोगों ने ऑसिलेटर बनाया उसका ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति अगर आपसे पूछे तो ये आवृत्ति निकल गया, एगो आ गया कोणीय आवृत्ति। इसी का लीनियर फ्रीक्वेंसी अगर निकालोगे तो लीनियर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका यहां से अगर निकाला जाए तो हम ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ω/2π होता है। ओमेगा का मान आपको पता है, तो न्यू बराबर आपका आ जाएगा 1/2π और √LC। ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आया है, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो LC ऑसिलेटर था, उस LC ऑसिलेटर का हमसे फ्रीक्वेंसी पूछेगा दोनों, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला याद रखना है। अगर आपको याद हो तो ये LCR सर्किट में भी यही आया था, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के आपका जो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है LC ऑसिलेटर के लिए वो ये होता है, और LC ऑसिलेटर का इतना जानकारी आपको रहना चाहिए। तो पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लो, एक तो ये रहा पेज आपका और एक पेज आपका ये रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। अब सबसे लास्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। और ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर पढ़ने के बाद ट्रांसफार्मर का जो सीट है वो आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, वो नीचे आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में, वो आपको नीचे में जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उसको आप लिख लेना। देखो कोई भी यंत्र हो ना, तो उस यंत्र को पढ़ने के लिए हम इस तरह से इसको कैटेगराइज करते हैं, माने डिवाइड करके अलग अलग भागों में उसका व्याख्या करते हैं, ताकि वो 5 का 5 नंबर दे, एक भी नंबर ना काटे। तो ट्रांसफार्मर जो होता है इसका बनावट बड़ा सिंपल है, इसमें मूल रूप से 3 ही भाग होते हैं मेन रूप से अगर देखा जाए। एक ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है, ये जो परतदार जो देख रहे हो, ये लाइन बाय लाइन इस तरह से जो एक घर, 2 घर, 3 घर ऐसे करके जो गया है, तो ये परतदार है, परत, एक परत, दूसरा परत, तीसरा परत, ऐसे ये जो है इसको बोलते हैं क्रोड। ये जो इसके बीच का है इसको क्रोड बोलते हैं। ये नरम लोहे का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। तो एक तो इसका क्रोड होता है और 2 क्वाइल होता है। एक जो क्वाइल होगा जो एनर्जी को बाहर ले जाएगा, जो सप्लाई करवाएगा, जिसका इस्तेमाल होगा, उसको सेकेंडरी क्वाइल बोलेंगे। और जिससे मेन सोर्स जुड़ा रहेगा, माने जो करंट सप्लाई करेगा देगा, उसको हम लोग प्राइमरी क्वाइल बोलते हैं। तो क्वाइल 2 होता है और एक आपका ये होता है। तो मूल रूप से देखा जाए तो हमें इसी का केवल व्याख्या करना है, और इसका व्याख्या करने के बाद आपको जो है माने जितना भी पूरा डिटेल हम बताएंगे अभी, अगर उतना आप लिखते हैं तो आपको इसमें 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहली बात तो आपको लिखना पड़ेगा इसका इंट्रोडक्शन, कि आपका ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि का ढो सकता है। लेकिन याद रखिएगा क्या बोले हम, अल्टरनेटिंग करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि का ढो सकता है। अल्टरनेटिंग करंट को मतलब डायरेक्ट करंट पर यह ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। ये कहां काम करेगा, अल्टरनेटिंग करंट पर काम करेगा, प्रत्यावर्ती धारा पे। तो ये एक डिवाइस हो गया, और ये डिवाइस का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद ये किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने 2 क्वाइल है, और 2 क्वाइल जो है इसी के परत के ऊपर में लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। ये जो 2 क्वाइल है, एगो में अगर करंट दोगे तो दूसरा में इंडक्शन होगा, और ऐसा घटना को हम नाम दिए थे म्यूचुअल इंडक्शन, अनन्य प्रेरण। तो आप इसके सिद्धांत में लिखिएगा, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो 2 पॉइंट तो बड़ा सिंपल है, जो आपको हमारे ख्याल से अभी ये याद हो गया होगा। पहला पॉइंट,
ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अल्टरनेटिंग करंट को ढोता है, वो भी बिना एनर्जी लॉस का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा, मतलब अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर काम करेगा। अब कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूज, इस पर हम लोग बात करते हैं। पहली बात कंस्ट्रक्शन में आ जाओ। कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर का क्रोड जो होता है नरम लोहे का बना होता है, जो कि परतदार रूप में और एक दूसरे से अचालक रूप में संयोजित होता है। माने आप देखिएगा ना, तो एक परत का दूसरा परत से जो है ना अचालक रूप में वो जो है ना माने एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये याद रखना, कंस्ट्रक्शन का मेन हिस्सा आपका यही है। पहला, परतदार क्यों बनाया जाता है? तो परतदार बनाने का फायदा ये होता है कि इसमें जो इड्डी करंट डेवलप होगा, इड्डी करंट याद कीजिए, फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इड्डी करंट भी आएगा, और इड्डी करंट अगर आ गया तो इड्डी करंट से एनर्जी लॉस होगा। तो परतदार बनाने से फायदा ये होता है कि इड्डी करंट का जो प्रोडक्शन होगा वो कम से कम होगा, जिससे कम से कम ऊर्जा का हानि होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन ऊर्जा कम से कम लॉस होगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है इसको परतदार लेमिनेटेड बनाया जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप? ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे के परतदार जो आप देख रहे हो इसको अचालक रूप से जोड़ करके बनाया जाता है, संयोजित किया जाता है। और इस ट्रांसफार्मर का जो ये क्रोड है जो नरम लोहे का बना हुआ है, इसके एक छोर पे प्राइमरी क्वाइल और दूसरे छोर पर सेकेंडरी क्वाइल, यानी दो क्वाइल जोड़ते हैं। तो जिस क्वाइल में हम पावर सप्लाई देते हैं, यानी कि जिधर से हम इनपुट देते हैं, जिधर से इनपुट देते हैं उसको प्राइमरी क्वाइल बोलेंगे, और जिधर से हम आउटपुट निकालते हैं, जिधर से आउटपुट निकालते हैं उसको सेकेंडरी क्वाइल बोलते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा हो गया। अब वर्किंग, जब आप इधर से इनपुट दीजिएगा, जब ये इनपुट दीजिएगा तो इसमें फ्लक्स बदलेगा, और जब फ्लक्स बदलेगा वो कहाँ जाएगा? सेकेंडरी फ्लक्स को भी बदलेगा, सेकेंडरी क्वाइल के फ्लक्स को भी बदलेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो कि हम ऐसा कहते हैं कि इसको जो हमने ईएमएफ दिया, इसको जो वोल्टेज दिया या ईएमएफ जो भी दिया, ये ईएमएफ हमने जो दिया इसको ईपी मान लेते हैं। ईपी का मतलब समझ जाओगे, ईएमएफ इन प्राइमरी क्वाइल, और इससे जो बाहर निकला इसको हम लोग मान लेते हैं ईएस, यानी कि ईएमएफ इन सेकेंडरी क्वाइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न हम मान लेते हैं ये एनएस है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो एनपी है। नंबर ऑफ टर्न का मतलब इसमें फेरों की संख्या कितना, इसमें फेरों की संख्या कितना। तो जैसे ही आप इसमें करंट दोगे, ईएमएफ दोगे, तो इसका फ्लक्स बदलने की वजह से इसमें भी ईएमएफ क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से आ जाएगा। तो ईएमएफ जो आएगा वो वर्किंग में मैथमेटिकली देखना है कि नंबर ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना क्वाइल में आपने नंबर ऑफ टर्न लगाया है उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि ईएमएफ किस में ज्यादा होगा, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, ये फंडा यहां से अप्लाई करेंगे फैराडे का नियम। अगर आपको याद हो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे नियम। तो फैराडे का नियम क्या बोला था? फैराडे का नियम बोला था ईएमएफ जो होता है माइनस एन डी फाई पी अपॉन डी टी, इसके बराबर होता है। अब जरा देखिए, क्योंकि हम लोगों ने जो क्वाइल बनाया है तो जो फ्लक्स इसमें बदलेगा वही फ्लक्स उसमें जाएगा, ये इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा वही फ्लक्स उसमें जाएगा। अगर लॉस वगैरह ना हो, कुछ हानि वगैरह ना हो, तो इसका फ्लक्स उसमें जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा दोनों क्वाइल में। लेकिन क्या ईएमएफ बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्वाइल यानी प्राइमरी क्वाइल, तो प्राइमरी क्वाइल में ईएमएफ जो होगा इसमें ईपी लगा देते हैं माइनस, नंबर ऑफ टर्न जो था उसमें एनपी लगा देते हैं, और फ्लक्स में तो आपका वही रहेगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अगर हम यही इक्वेशन फॉर सेकेंड क्वाइल के लिए लिखना चाहें, फॉर सेकेंड क्वाइल इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर हो जाएगा ई एस माइनस एन एस डी फाइव बी अपॉन डी टी, यही आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अगर हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें फ्रॉम
इक्वेशन 1/2 से, किसी को भी डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा EP बट्टा ES इज इक्वल टू -N, और ये भी P हो जाएगा d∅B अपॉन dt डिवाइड बाई -NS d∅B अपॉन dt। गौर कीजिएगा ये दोनों कटेगा, माइनस से माइनस भी कटेगा, तो EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS आएगा। हम सेकेंडरी क्वाइल का EMF जानना चाह रहे हैं, तो सेकेंडरी क्वाइल को अगर उधर फेंकोगे तो आपके पास यहां पर आएगा प्राइमरी क्वाइल NS अपॉन NP, ये रेशियो में आएगा। अब आप यहां पर ध्यान देना, अगर यदि हम ऐसा कहते हैं सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, ध्यान दो, नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी में ज्यादा हो और प्राइमरी में कम हो, तो इसमें ज्यादा है इसमें कम है, डिवाइड करोगे ना, अगर आपका इसमें ज्यादा है इसमें कम है, अगर डिवाइड करोगे तो निश्चित तौर पर ये वाला डाटा जो होगा वो एक से ज्यादा होगा, और एक से ज्यादा टर्म से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका EMF जो आएगा सेकेंडरी क्वाइल में वो ज्यादा होगा और प्राइमरी क्वाइल में कम होगा। अगर आपने कम वोल्टेज दिया और ज्यादा वोल्टेज ले लिया, कम वोल्टेज देकर के ज्यादा वोल्टेज में अगर उसको कन्वर्ट कर दिए, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको उच्च आई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये क्या किया, कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, करंट में उल्टा होता है, यानी कि कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट किया है तो करंट मिनिमम करेगा, उसका कम कर देगा, है ना। अब एक बात याद रखिएगा इस बात को यहां पर, कि अगर ये उल्टा आप कम कर दो, प्राइमरी में ज्यादा कर दो, सेकेंडरी में अगर आप कम कर दो, तो सीधी सी बात है कि प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होगा और सेकेंडरी में कम होगा। मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि आप क्या करते हैं ना, कि ज्यादा वोल्टेज को कम कर दिए, पहले क्या था कम वोल्टेज को ज्यादा कर दिए, अभी क्या किए ज्यादा को कम कर दिए। जैसे मोबाइल का चार्जर, तो मोबाइल के चार्जर में आपको कम वोल्टेज चाहिए, आ रहा है 220 वोल्ट, तो उसको कम करेगा कोई ना कोई तो करेगा, तो उसमें लगा हुआ ट्रांसफार्मर कम करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रांसफार्मर ज्यादा वोल्टेज को कम कर दे, इसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जो बढ़ा दे उसको स्टेप अप, और जो घटा दे इसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ट्रांसफार्मर का ये वर्किंग हो गया, और ट्रांसफार्मर का जो कार्य है वो यही है कि वोल्टेज को या तो ये बढ़ाएगा और नहीं तो घटाएगा। तो जब वोल्टेज को बढ़ाएगा तो उसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और वोल्टेज को जब घटाएगा तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का जो शीट है वो आपको PDF के फॉर्मेट में नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसको हम दे देंगे, वहां से आप नोट कर लेना। फिलहाल जो आप जितना लिखे हैं, जो स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसी का नोट्स बनाना, और जो आपको मिल जाएगा ये जो PDF जो आपको मिलेगा, उस PDF से ट्रांसफार्मर का पूरा जो है अपना नोट बना लेना। और नहीं तो अगर आप चाहो तो वैसे खींच सकते हो इस तरह से रिवाइज करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लेकिन इसका जो मूल बातें जो है वो आपको PDF में पूरा डिटेल में पूरा भाषा के फॉर्मेट में लिख करके हम रख रखे हैं, उसको आपको माने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और इसी के साथ आपका जो AC करंट जो है अल्टरनेटिव करंट, ये हो जाता है खत्म, फिनिश। अब हम लोग एक और चैप्टर, पहला किताब जो है उसका एक और चैप्टर पढ़ेंगे, और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, और ये बहुत छोटा चैप्टर है, हमारे ख्याल से एक ही क्लास में इसको हम फिनिश कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस अल्टरनेटिंग करंट के बाद जो उसको पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोगों के पास जो दूसरा बुक बचेगा, उस बुक में सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो 22 नंबर माने उससे हमको 22 नंबर मिलने वाला है ना। तो पहले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। और अल्टरनेट में, एक दिन के अल्टरनेट में आपको जो है बराबर वीडियो मिलते चलेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग अगला जो वीडियो लेक्चर है उसमें मिलते हैं, और जो हमारा टॉपिक होगा उस वीडियो लेक्चर में, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।